राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के बारे में जो यहाँ बता दिया आपको कि उन्होंने किस प्रकार से समाज के मिशन को शुरू किया और कहा कि विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया और वित्त बिना शूद्र का विनाश हुआ। ये बात उन्होंने कही शिक्षा के ऊपर। समय के अभाव में इसको डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा। तो उन्होंने शिक्षा की शुरुआत यानी पहला विद्यालय भारत में शूद्रों अति शूद्रों के लिए खोला। अब आप समझ सकते हैं कि ज्योतिबा फूले ने अपने जीवन में आखिरी क्षण तक यानी अपने परिनिर्वाण तक लगभग 179 स्कूल खोले। 179 स्कूल वो अपने जीवन में खोल पाए। लेकिन ज्योतिबा फूले की उस विचारधारा से, सत्य शोधक नाम के उस संगठन से और उनकी गुलामगिरी जैसे ग्रंथों से और उनके विचारों से कौन वाकिफ था? छत्रपति साहू महाराज। छत्रपति साहू महाराज जो कोल्हापुर रियासत के राजा हुआ करते थे, कोल्हापुर रियासत के राजा, उन्होंने अपने जीवन में संकल्प लिया था कि मैं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के काम को आगे बढ़ाऊंगा। और उन्होंने शूद्रों के लिए स्कूल खोले। जब उनके राज्याभिषेक जब होता है साहू महाराज का, उस समय ज्योतिबा फूले द्वारा खोली गई 179 स्कूल थी और साहू महाराज के परिनिर्वाण के समय वो 580 हो गई थी। 580 यानी 400 से ज्यादा स्कूल उन्होंने साहू महाराज ने खोले। साहू महाराज ने जो स्कूल खोले और साहू महाराज ने किसके मिशन को आगे बढ़ाया? ज्योतिबा फूले के मिशन को आगे बढ़ाया। ये मिशन आगे बढ़ाते बढ़ाते सयाजी गायकवाड़ और साहू महाराज का संपर्क होता है और ये दोनों ही महापुरुष, क्योंकि ब्राह्मण इनको शुद्ध मानते थे, इसलिए दोनों ही ब्राह्मणों के द्वारा प्रताड़ित थे। ब्राह्मणों द्वारा उनको हमेशा अपमानित किया जाता था। इसलिए इन लोगों ने सोचा कि कैसे इन ब्राह्मणों से निपटा जाए या इन जो नियत है या जो इनका तरीका है उससे कैसे निपटा जाए। तो जब दोनों ही राजा बैठते हैं और सोचते हैं यार हम राजा हैं और हम राजाओं को ये लोग इस तरीके से ट्रीट करते हैं, इस तरीके से मतलब हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, तो ये आम जनता के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे। ये हम राजाओं को भी इस प्रकार से अपमानित करते हैं तो आम जनता का क्या हाल होगा। तो उन्होंने प्लान किया कि इनको सबक तो सिखाना चाहिए, मगर ये सबक हम अकेले नहीं सिखा सकते। इस देश के अंदर इतनी रियासतें, उसमें से 2 रियासतें मिलकर के क्या उनका बिगाड़ लेगी, क्या उनका कर देगी। तो इस प्रकार से उन्होंने जो प्लान किया और उस प्लान के तहत उन्होंने कहा कि जो समाज का सबसे दबा हुआ वर्ग है, कुचला हुआ वर्ग है, अगर वहां नेतृत्व पैदा किया जाए तो ये व्यवस्था पलट सकती है, ये पलट सकती है। तो सयाजी गायकवाड़ ने कहा कि कौन ऐसा कर सकता है। उस समय साहू महाराज ने, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर के बाल्यकाल को जानते थे, उन्होंने कहा कि भाई एक बालक है मेरी दृष्टि में जो स्कूल के अंदर क्लास से बाहर बैठ के पढ़ता है और बाहर बैठकर पढ़ता है, उसके बावजूद भी स्कूल में टॉप आता है। अगर उस बालक को हम तैयार करें और फॉरेन एजुकेशन के लिए भेजें तो शायद वो इस व्यवस्था को बदलने में हमारी मदद कर सकता है। इसलिए उन्होंने प्लान किया और सयाजी गायकवाड़ जो बड़ौदा रियासत के महाराजा थे, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर यानी कि उस समय के बालक भीमराव को फॉरेन एजुकेशन के लिए सेलेक्ट किया और कहा कि हमें इसको पढ़ने के लिए भेजना। तो बाबा साहब अम्बेडकर कोई उस स्कॉलरशिप में अकेले बालक नहीं थे। तकरीबन 30 बच्चे उस समय सयाजी गायकवाड़ ने उस बैच में फॉरेन एजुकेशन के लिए भेजे थे, जिसमें भीमराव भी थे। लेकिन उन 30 में से 29 को उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हें हायर एजुकेशन लेकर क्या करना है। मतलब ये नहीं पूछा तुम डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, वकील बनोगे, प्रोफेसर बनोगे, क्या बनोगे, नहीं पूछा कि भाई ठीक है ये लोग आपको छात्रवृत्ति दी जाती है, स्कॉलरशिप आप जाकर के पढ़ी। लेकिन 30वें बालक भीमराव को क्या कहते हैं कि तुम्हें ये वजीफा
इस शर्त पे दिया जाता है कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस यहां बड़ौदा आओगे और मेरी यहां नौकरी करोगे। मैं उस बात को उजागर करना चाहता हूं जो शायद इस मिशन के अंदर भी लोगों ने किसी डर की वजह से या किसी कारणवश नहीं बताई है। वो बात आज आपके सामने बता देना चाहता हूं। क्यों कहा था बाबा साहब अम्बेडकर को वापस आकर के मेरे यहां नौकरी करने का? नौकरों की कमी थी उनके पास, ब्राह्मण उनके यहां नौकरी करते थे, बाबा साहब की नौकरी क्या जरूरत थी? उनका मिशन था कि इस बालक को एजुकेट करके वापस यहां लाना है, क्योंकि व्यवस्था भारत की बदलनी है। अगर इसके सामने शर्त नहीं रखी गई तो ये बालक भी अमेरिका में जाकर के उस चक्काचौंध में गायब हो जाएगा और ये वापस इंडिया नहीं आएगा। क्यों आएगा इस कचरे में? वहां आराम से रहेगा और हम जो सोच करके इसको भेज रहे हैं वो मकसद पूरा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने शर्त रखी। अब शर्त रखने के बाद क्या होता है? बाबा साहब अम्बेडकर जो फॉरेन एजुकेशन के लिए जाते हैं, वहां जाने के बाद में उनको वहां की कोई भी चीज प्रभावित नहीं करती है सिवाय पढ़ाई के और दूसरा विचार कि मुझे सयाजी महाराज ने वापस बुलाया, मुझे वापस इंडिया जाना, मुझे वापस इंडिया जाना। अब अपनी पढ़ाई कोलंबिया से पूरी करके वो इंग्लैंड जाते हैं और इंग्लैंड में जब आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं तो पीछे से वजीफा बंद कर दिया जाता है और बाबा साहब अम्बेडकर को वापस इंडिया बुलाया जाता है। इंडिया बुलाने के बाद में जैसा कि आपको बताया गया कि उनको ऑफिस दिया जाता है और ऑफिस में टेबल रख करके एक ब्राह्मण चपरासी रखा जाता है और पारसी धर्मशाला का जो कुछ भी सारा काम कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है, सिर्फ सयाजी गायकवाड़ कर रहे हैं, सिर्फ सयाजी गायकवाड़ कर रहे हैं। चाहे ऑफिस में उनका अपमान हो, चाहे पारसी धर्मशाला से तप्पड़ बाहर डलवाने का मामला हो, सारा सयाजी गायकवाड़ करवा रहे थे, क्योंकि सयाजी गायकवाड़ ही जानते थे कि मैंने इसको यहां नौकरी करने के लिए नहीं बुलाया है, मैंने इसको यहां नौकरी के लिए नहीं बुलाया है, मेरा उद्देश्य कुछ और है। और जब तक लोहे को आग के हवाले नहीं करते तब तक वो फौलाद नहीं बनता है, जब तक सोना आग से नहीं गुजरता है वो कुंदन नहीं बनता है। अगर डॉक्टर अंबेडकर को डॉक्टर अंबेडकर बनाना है और इस व्यवस्था को बदलना है तो इसे तुरंत इस नौकरी से हटाना होगा। ऐसी व्यवस्था की गई। 11 दिन बाद बाबा साहब अंबेडकर ने वो नौकरी छोड़ दी और सयाजी महाराज से कहा, सयाजी महाराज ने कहा मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, तो उनको मालूम है कि अगर मैं इसको सहारा दूंगा तो ये कमजोर हो जाएगा, सहारा दूंगा तो ये कमजोर हो जाएगा और कमजोर आदमी व्यवस्था को नहीं बदल सकता। इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, तुम्हें जहां जहां मर्जी पड़ जाओ। लेकिन तुरंत ही उन्होंने अपनी रियासत का एक आदमी उनके पीछे लगाया कि डॉक्टर अंबेडकर को 1 घंटा भी खाली नहीं छोड़ना, पूरी तरह से उसके ऊपर नजर बनाए रखो, क्या कहां जाता है, क्या करता है। बाबा साहब अंबेडकर परेशान है, मुंबई जाते हैं, वहां जाकर के इधर उधर कुछ ना कुछ वकालत के लिए कुछ करते हैं, तो उस समय वो व्यक्ति उसके पीछे पीछे रहता है और हर पल की खबर सयाजी महाराज को देता है। बाबा साहब अंबेडकर बार बार एक चीज को रिपीट करते हैं कि मेरी पढ़ाई अधूरी छूट गई, मुझे इंग्लैंड जाना है और वहां जाकर के मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। तो वो कहते हैं फिर क्या दिक्कत है? बोला मेरे पास में फाइनेंस नहीं है, उसके बिना मैं पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहा हूं, इसका मुझे अफसोस है। तो वो व्यक्ति कहता है कि क्यों नहीं तुम सयाजी महाराज से दोबारा बात करो कि वो आपकी स्कॉलरशिप जो वापस स्टार्ट कर दे। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर भी स्वाभिमानी पुरुष है और वो कहते हैं कि मैं अब दोबारा उनके सामने जाकर के ये नहीं मान सकता। उन्होंने मेरी मदद की है, वही बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब मैं दोबारा उनसे नहीं उनको संकट में डालना चाहता या फिर उनसे नहीं उनको इसमें करना चाहता। तो वो वापस जवाब देता है सयाजी महाराज को और कहता है डॉक्टर अंबेडकर तो ऐसा कह रहे हैं कि अब आपसे मदद नहीं लेगा। सयाजी महाराज कहते हैं अरे इसको ये पूछ के क्या तू लोन ले सकता है? लोन अगर मिल जाए लोन ले सकता है? वो आदमी बाबा साहब को पूछता है कि डॉक्टर अंबेडकर क्या आप लोन ले सकते हो? उधार ले सकते हो? बाबा साहब मुस्कुरा करके बोलते मुझे कौन देगा उधार? और वो फॉरेन एजुकेशन के लिए कोई 54-58 तो है नहीं, कोई दे देगा? कौन देगा मुझे उधार? वो व्यक्ति कहता है इसकी चिंता छोड़ो, तुम उधार लेने को तैयार हो कि नहीं हो?
डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं अगर भाई कोई उधार देने वाला है तो मैं ले लूंगा और ईमानदारी से उसका वापस भी लौटा दूंगा, लेकिन देगा कौन? तो कहता है इसकी चिंता छोड़, मैं करता हूं तेरे लिए व्यवस्था। वो तुरंत ही सयाजी महाराज को मैसेज करवाता है और कहता है कि लोन लेने को तैयार हो गया। डॉक्टर अंबेडकर लोन लेने को तैयार है। उन्होंने तुरंत वहां से 5,000 रुपए लोन के बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर भेज दिए। उस समय का 5,000 रुपया शायद आज के 5 नहीं 50 करोड़ के मुकाबले होगा, 50 करोड़ के मुकाबले होगा, क्योंकि उस समय भारत का 1 रुपया अमेरिका के $13 के बराबर होता था। $13 1 रुपया लेके जाते थे तो वहां $13 मिलते थे। और अब देश आजाद हो गया इसलिए 90 रुपये में $1 आता है, महान है। तो 5,000 रुपया जब वहां दिया और कहा कि फटाफट तैयार हो, अपना बैग अटैची तैयार करो और निकलो यहां से, रवाना हो जाओ। बाबा साहब अंबेडकर जब जहाज पे जाते हैं और जहाज की पहली दूसरी तीसरी सीढ़ी पे चढ़ते हैं, तीसरी सीढ़ी पे चढ़ करके वो पीछे मुड़ करके वापस अपने उस मित्र को पूछते हैं, अरे भाई अब तो बता दे मुझे वापस आकर ये 5,000 किसको देना है? कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं 5 साल बाद आऊं और तू मुझे मिले ही नहीं, तो मुझे ये 5,000 देना किसको है ये तो बता, अब तो नाम बता दे। तो उस व्यक्ति ने बाबा साहब अंबेडकर से कहा कि एक शर्त पे आपको नाम बता सकता हूं। बाबा साहब कहते यार फिर शर्त? कितनी शर्तें लगाएगा? बोला एक शर्त है आखिरी, मैं नाम बताऊंगा लेकिन आपके कदम जहाज में ऊपर जाने चाहिए, वापस नीचे नहीं आने चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर ने कमिटमेंट किया कि मैं जहाज में ऊपर चढ़ूंगा, नीचे नहीं उतरूंगा। भले मानस अब तो बता दे कि 5,000 रुपए मुझे किसने दिया है। तब उन्होंने कहा कि ये 5,000 रुपए की व्यवस्था सयाजी महाराज ने की। अगर वो तो लेना नहीं चाहते, लेकिन आप लौटाना चाहो तो उन्हें लौटा देना। बाबा साहब अंबेडकर एक बार तो ऐसे हो गए जैसे काटो तो खून नहीं, लेकिन दूसरे ही क्षण उनकी आंखों से पानी बहने लगा कि मैं किस महापुरुष को क्या समझ रहा था कि उसने मेरा अपमान किया या नौकरी से निकाला या वो किया, वो मेरे बारे में इतना सोचता। बाबा साहब अंबेडकर को एहसास हुआ। बाबा साहब अंबेडकर गए, अपनी एजुकेशन पूरी की, पूरी करने के बाद में भारत में आए। भारत में आकर के उन्होंने, अब सयाजी महाराज और बाबा साहब अंबेडकर आपस में नहीं मिल रहे, आपस में नहीं मिल रहे। सयाजी महाराज ने साहू जी महाराज को लाया कि डॉक्टर अंबेडकर एजुकेशन पूरी करके आ रहा, तुरंत उसको संभालो, तुरंत संभालो। बाबा साहब अंबेडकर अपनी पढ़ाई पूरी करके भारत में आए। साहू महाराज ने अपने राज्य क्षेत्र के अंदर बाबा साहब अंबेडकर के लिए सम्मेलन बुलाया, कॉन्फ्रेंस बुलाई, कॉन्फ्रेंस बुलाकर मंच पे बिठाया, मंच पे बिठा करके लोगों से कहा आज के बाद ये तुम्हारे नेता है। साहू महाराज ने कहा, साहू महाराज ने बाबा साहब अंबेडकर को इस देश के शूद्रों अति शूद्रों का नेता घोषित किया। साहू मानगांव साहू महाराज, साहू महाराज और बाबा साहब सयाजी गायकवाड़ संपर्क में है और वो कहते हैं कि हर हालत में डॉक्टर अंबेडकर को हमने जिस काम के लिए तैयार किया है उस काम के लिए लगाओ। और साहू महाराज ने बाबा साहब अंबेडकर को हिम्मत बंधाई, पैसा दिया, उनका अखबार चलवाना, ये करवाना, वो करवाना, सारा काम साहू महाराज ने किया। अब मैं लंबी कहानी में जाऊंगा, शायद सुबह हो जाएगी, इसलिए मैं शॉर्ट करके आपको सबूत के साथ बताना चाहता हूं, मिशनरी साथियों को बताना चाहता हूं। अगर ये बात कही जाए कि बाबा साहब अंबेडकर के जीवन में से सयाजी गायकवाड़ को ऐसे निकाल के फेंक दिया गया जैसे गांधी जी की पूरी हिस्ट्री में से बाबा साहब अंबेडकर को निकाल के फेंक। हम खोज करने वाले लोग, हमने फकीरी ली है, टाई कोट वाली फकीरी ली है, नंगे होने वाली नहीं। ये फकीरी है, ये फकीरी ली है। हम भी आनंद से जीवन जी सकते हैं। अरे मैं फक्कड़ हूं लेकिन मोदी जैसा नहीं। मेरी बिल्डिंग के अंदर आज भी पूरे, मैं तो गिनती की नहीं अभी तक, लेकिन लगभग मेरे साल से 18 से ज्यादा एसी लगे हुए हैं।
पूरी गिनती तो मुझे नहीं है क्योंकि कम ही रहता हूं। 18 एसी लगे हुए हैं मेरे बिल्डिंग में। ऐश करना चाहूं तो बाबा साहब ने मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन नहीं होती ऐश। क्यों नहीं होती ऐश? क्योंकि जब अपने समाज को देखता हूं, समाज के खोते हुए अधिकारों को, संविधान को समाप्त होते हुए देखता हूं, तो चैन से नहीं बैठ सकता। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर और गांधी जी आपस में कितने रहे होंगे? शायद 24 घंटे में से अगर 4 घंटे चैन से भी गांधी सोए होंगे ना, 4 घंटे भी चैन से सोए होंगे, तो 3 घंटे तो बाबा साहब भी उनके सपनों में रहे होंगे। बाकी जागते ही तो डॉक्टर अंबेडकर को याद ना करे, ये तो छोड़ो, सोने के अंदर भी 4 घंटे गांधी सोते थे, तो 3 घंटे डॉक्टर अंबेडकर ही उनके सपने में रहते थे। लेकिन जब गांधी की पिक्चर बनाई गई, फिल्म बनाई गई, तो जैसे बाबा साहब अंबेडकर इंडिया में ही नहीं थे। ठीक वैसे ही जब बाबा साहब अंबेडकर की फिल्म बनी, तो सयाजी महाराज को ऐसे गायब कर दिया जैसे कि उनका कोई रोल था ही नहीं। बड़ी गजब की बात है। ये तो इंग्लैंड में हमारी टीम जाती है हरिभाऊ नरके के नेतृत्व में, और इंग्लैंड से सारे तथ्य हम वहां से निकाल के लाते हैं, तब पता चलता है कि क्या वास्तविकता क्या थी।